नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट एंड नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं पार्थ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी कर्मचारी की जिंदगी में सबसे बड़ा इंतजार किसका होता है? प्रमोशन का? ट्रांसफर का? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा इंतजार होता है पे कमीशन का। और 28 अक्टूबर 2025 को यह इंतजार खत्म हुआ। यूनियन कैबिनेट ने फाइनली 8 पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है। सोचिए, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और लगभग 69 लाख पेंशनर्स की जिंदगी बदलने वाली है। आपके पड़ोस में जो अंकल सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, वो आंटी जो टीचर हैं, या आपके कोई रिलेटिव जो आर्म्ड फोर्सेस में है, सबकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन यहां ट्विस्ट है दोस्तों। जब मैं कहता हूं कि सैलरी दोगुनी हो जाएगी, तो टेक्निकली ये सच भी है और झूठ भी। कैसे? यही समझना है आज। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? डियरनेस अलाउंस क्यों जीरो हो जाता है इंप्लीमेंटेशन के बाद? और क्या वाकई में आपकी एक्चुअल इन हैंड सैलरी उतनी बढ़ेगी जितना क्लेम किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह पे कमीशन सिस्टम क्या है और क्यों हर 10 साल में आता है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से ही भारत सरकार ने रियलाइज किया कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहला, इन्फ्लेशन। मान लीजिए 2016 में आप 100 रुपये में 2 किलो आलू खरीदते थे। आज 2025 में वही आलू शायद 150 से 160 रुपये में मिलता है। तो अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर तो घट ही जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब देश की जीडीपी बढ़ती है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, तो उसका बेनिफिट सरकारी कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। तीसरा, लिविंग कॉस्ट। हाउस रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब महंगे हो रहे हैं। सैलरी स्ट्रक्चर को इन रियलिटीज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो 1946 में पहला पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और 1947 में इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद आप देखिए, सेकंड पे कमीशन 1957, थर्ड पे कमीशन 1973, फोर्थ पे कमीशन 1986, फिफ्थ पे कमीशन 1996, सिक्स्थ पे कमीशन 2006, सेवंथ पे कमीशन 2016। अब 2025-26 में एट्थ पे कमीशन। पैटर्न देखिए, लगभग हर 10 साल में एक नया पे कमीशन आता है। दोस्तों, एक्चुअली एट्थ पे कमीशन का अनाउंसमेंट तो जनवरी 2025 में ही हो गया था, लेकिन अनाउंसमेंट और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में बहुत फर्क होता है। किसी भी पे कमीशन को काम करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR। यह बेसिकली एक रूल बुक है जो डिफाइन करता है कमीशन को क्या क्या एग्जामिन करना है, किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है, कितने टाइम में रिपोर्ट सबमिट करनी है, किन किन स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करना है। और 28 अक्टूबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में यूनियन कैबिनेट ने यही TOR अप्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि अब फॉर्मली काम शुरू हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह TOR में क्या क्या लिखा है। देखिए, यह बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं। पहला, कमीशन को पूरे पे स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है। देखना है कि करंट में कितनी सैलरी मिल रही है, ये एडिक्वेट है या नहीं, किन अलाउंसेस में रिवीजन चाहिए, जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस, और पेंशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। दूसरा, कमीशन को यह इंश्योर करना है कि जो भी रिकमेंडेशंस हों वो इंडिया की फिजिकल हेल्थ को हार्म ना करें। सोचिए, अगर सरकार अपने पूरे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरीज में खर्च कर दे तो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसा कहां से आएगा? रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यह सब कैसे बनेंगे? तीसरा, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है TOR में कि कमीशन को यह देखना है कि सैलरी इंक्रीज की वजह से वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सफर ना करें। मनरेगा हो, PM किसान योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, इन सबके लिए भी एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल रहने चाहिए। चौथा, यह थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुराने पेंशन सिस्टम में क्या होता था? ओल्ड पेंशन स्कीम OPS में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था अपनी सैलरी से। रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट उसे पेंशन देती थी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% होता था, प्लस डियरनेस अलाउंस। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह अनफंडेड था। मतलब जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उन सबको पेंशन देनी है करंट बजट से, और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, पेंशनर्स की संख्या भी बढ़ रही है, तो बर्डन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट पर। इसीलिए 2004 में न्यू पेंशन स्कीम NPS लाई गई। इसमें एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है। यह पैसा इन्वेस्ट होता है और रिटायरमेंट पर जो कॉर्पस बनता है उससे पेंशन मिलती है। मार्केट लिंक्ड है, इसलिए रिटर्न्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज को NPS पसंद नहीं आई क्योंकि गारंटीड पेंशन नहीं थी। सो रिसेंटली यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लाई गई, जो दोनों के बीच का बैलेंस है। एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट 18.5% कंट्रीब्यूट करती है और गारंटीड पेंशन मिलती है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% 25 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद।
तो कमीशन को यह देखना है कि पेंशन बर्डन को कैसे मैनेज किया जाए। पांचवा, सेंट्रल पे कमीशन जो भी रिकमेंड करती है उसे नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स भी अडॉप्ट करती हैं कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर 2.5 रखा, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट भी देखेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देखेगी, यूपी गवर्नमेंट भी देखेगी, और सबको अपने स्टेट एम्प्लॉयज के लिए भी सैलरी रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन हर स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट है। कुछ स्टेट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, कुछ पहले से डेट में डूबे हुए हैं, तो कमीशन को यह भी कंसिडर करना है कि रिकमेंडेशंस का इंपैक्ट स्टेट फाइनेंसेस पर क्या होगा। छठा, कमीशन को यह भी देखना है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सीपीएसयूज जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, वहां सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइवेट सेक्टर में कंपैरेबल पोजीशंस पर कितनी सैलरी मिल रही है। ऐसे ना हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी इतनी कम हो कि टैलेंटेड पीपल गवर्नमेंट जॉब्स ही ना ज्वाइन करें, लेकिन साथ ही इतनी ज्यादा भी ना हो कि अनरियलिस्टिक लगे। सातवां, पे स्ट्रक्चर और पेंशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है ताकि समझने में आसान हो, इंप्लीमेंटेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर कब मिलेगी रिवाइज्ड सैलरी? कमीशन को 18 महीने का टाइम दिया गया है रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए। मतलब अगर नवंबर 2025 से फॉर्मली काम शुरू होता है तो अप्रैल में 2027 तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए। लेकिन यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है, Going by this trend, the effect of the 8th Central Pay Commission recommendations would normally be expected from 1st January 2026. इसका मतलब क्या है? Implementation retrospectively होगा। 1 जनवरी 2026 से सैलरी इंक्रीज इफेक्टिव मानी जाएगी, भले ही एक्चुअल में रिवाइज्ड सैलरी आपके अकाउंट में 2027 या 2028 में क्यों ना आए। 7th पे कमीशन का एग्जाम्पल देखिए। कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ फरवरी 2014 को, रिपोर्ट सबमिट हुई नवंबर 2015 को, कैबिनेट अप्रूवल जून 2016 को, इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2016 को, बट इफेक्टिव डेट था 1 जनवरी 2016 को। मतलब एम्प्लॉयज को 6 महीने के अरियर्स मिले, जनवरी से जून 2016 तक के। सेम पैटर्न 8th पे कमीशन में भी फॉलो होगा। मान लीजिए कमीशन की रिपोर्ट अप्रैल 2027 में आती है, गवर्नमेंट अप्रूवल सितंबर 2027 में होता है, रिवाइज्ड सैलरी अक्टूबर 2027 से मिलनी शुरू होती है। लेकिन जनवरी 2026 से लेकर सितंबर 2027 तक की पूरी एक्स्ट्रा सैलरी एक साथ अरियर्स के रूप में मिल जाएगी। सोचिए, लगभग 21-22 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी एक साथ, ये एक लंप सम अमाउंट होगा जो बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? यह एक मल्टीप्लायर है जो आपकी एग्जिस्टिंग बेसिक पे को मल्टीप्लाई करके न्यू बेसिक पे निकालता है। फॉर्मूला सिंपल है, न्यू बेसिक पे इक्वल्स एग्जिस्टिंग बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय फिटमेंट फैक्टर। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, मतलब एग्जिस्टिंग मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 2.57। न्यू मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 2.57 इक्वल्स 18,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली, यानी 157% इंक्रीज। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन यहां ट्विस्ट है। जब 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ तो उस टाइम डियरनेस अलाउंस डीए लगभग 125% था। मतलब इफेक्टिवली ओल्ड सिस्टम 7,000 रुपए बेसिक प्लस 125%, डीए इक्वल 7,000 रुपए प्लस 8,750 रुपए इक्वल्स 15,150 रुपए। न्यू सिस्टम 18,000 रुपए बेसिक प्लस 0%, डीए इक्वल्स 18,000 रुपए, तो एक्चुअल इंक्रीज था सिर्फ 2,250 रुपए, यानी लगभग 14%, नॉट 157%। यही होगा 8th पे कमीशन में भी। करंटली डीए 58% चल रहा है अक्टूबर 2025 तक, एंड बाय जनवरी 2026 यह लगभग 61-62% हो जाएगा। तो अगर करंट मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए, करंट डीए 58% इक्वल्स 10,440 रुपए, टोटल 28,440 रुपये। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही रखा जाए, न्यू मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2.57 इक्वल्स 46,260 रुपये, न्यू डीए 0%, टोटल 46,260 रुपये। तो एक्चुअल इंक्रीज 46,260 रुपये माइनस 28,440 रुपये इक्वल 17,820 रुपये, यानी लगभग 62-63% इंक्रीज। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना हाई फिटमेंट फैक्टर रियलिस्टिक नहीं है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने सजेस्ट किया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। दोस्तों, 69 लाख पेंशनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं।
पेंशन फॉर्मूला नॉर्मली सिंपल है, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। लेकिन जब पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है तो पेंशनर्स को भी कॉरेस्पॉन्डिंग रिवीजन मिलता है, सेम फिटमेंट फैक्टर के साथ। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पेंशनर करेंटली 9,000 रुपये मंथली पेंशन पा रहा है, मिनिमम पेंशन। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो तो 9,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2.57 इक्वल्स 23,130 रुपये। लेकिन फिर वही कंडीशन, करंट में पेंशन पर भी डियरनेस रिलीफ डीआर मिलता है जो डीए के बराबर होता है, तो एक्चुअल इफेक्टिव इंक्रीज थोड़ा कम होगा। अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन, क्या आप या आपके परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए कि आप 8th पे कमीशन से कितना इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या है? दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 1.9, 2.0, 2.5 या फिर कुछ और क्यों? तीसरा क्वेश्चन, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर यह जस्टिफाइड है कंसिडरिंग जॉब नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज? चौथा क्वेश्चन, पेंशन के बारे में आपकी क्या राय है? ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर थी, न्यू पेंशन स्कीम सही है या यूनिफाइड पेंशन स्कीम आइडियल बैलेंस है? कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे जानना है कि आप सब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें ताकि यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खासकर उन लोगों तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या बनना चाहते हैं। शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, स्पेसिफिकली उनके साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट एंड नाउ को ताकि जब भी 8th पे कमीशन की कोई अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस मिस ना हो। नेक्स्ट एंड नाउ देखते रहिए, जुड़े रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। धन्यवाद, नमस्कार।